नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुलेट। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी दाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। उत्तराखंड के रुड़की में एक ट्रक ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर सवार उसकी 2 बेटियां भी इस हादसे में घायल हुई, जिनमें से 18 साल की भावना की अस्पताल में मौत हो गई। यह हादसा 6 दिन पहले हुआ था, लेकिन इसकी सीसीटीवी तस्वीरें अब सामने आई। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सामने से आ रही बाइक को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक सड़क पर गिर पड़ी और ट्रक बाइक सवारों को टक्कर मारकर उन्हें कुचलता हुआ आगे निकल गया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनमें से एक बेटी की मौत हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत के बाद से परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। उधर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ससुराल से शादी में आए थे, तो वहाँ से हरिनगर के लिए जा रहे थे। जबरेड़ा सिर चौक पे इनका ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया, पीछे से टक्कर मारी। इसमें ट्रक वाले की सारी गलती है। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अजय, मेरे भाई की बड़े की मौत हो गई थी, रणजीत सिंह की। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख का एनसीपी चीफ शरद पवार ने बचाव किया है। पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें परमवीर सिंह ने इसलिए बोली क्योंकि उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसके लिए शरद पवार ने डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा कि अनिल देशमुख 6 फरवरी से 15 फरवरी तक नागपुर के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे। 16 फरवरी से 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन यानी नागपुर में ही थे। जबकि परमवीर सिंह ने जो पत्र लिखा था, उसमें ये दावा किया गया कि फरवरी मध्य में सचिन वाजे और अनिल देशमुख के बीच उनके मुंबई के ज्ञानेश्वर बंगले पर मीटिंग हुई थी। लिहाजा इसी आधार पर पवार ने देशमुख के इस्तीफे की बीजेपी की मांग भी खारिज कर दी और साफ कहा कि गृहमंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था, वो सिर्फ अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। एलिगेशन जो किए इस बारे में, ऐसे वैसे मैंने कल कहा था कि इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। पवार ने यह भी कहा कि उन्हें एटीएस पर पूरा भरोसा है, जो भी सच्चाई होगी जांच में सामने आ जाएगी। ये इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मेरा एटीएस पर भरोसा है। एटीएस जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी। ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं, कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा, और इसलिए इस बारे में कुछ कहना नहीं था। उधर पवार के दावे को नकारते हुए बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि शरद पवार 5 से 15 फरवरी तक देशमुख के अस्पताल में होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सहकारी मित्र आहे, विरोधी पक्ष नेते म्हणतात की हालांकि इस पर जब विवाद हुआ तो देशमुख ने सफाई दी कि जब वो 15 फरवरी को अस्पताल से निकले तो मीडिया वहां पहले से मौजूद थी, लिहाजा उन्हें बात करनी पड़ी। मला कोविड झाल्यामुळे मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलला 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते आणि काही पत्रकारांचे उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो। उधर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर भी पलटवार किया और दावा किया कि परमवीर की चिट्ठी में तो फरवरी के आखिर में मीटिंग की बात है। उन्होंने ट्वीट किया, लगता है शरद पवार जी ने परमवीर सिंह की चिट्ठी के बारे में सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया। इस चिट्ठी में दिए गए सबूतों से पता चलता है कि मीटिंग की तारीख फरवरी के आखिर में बताई गई है। अब बताएं मुद्दे को कौन भटका रहा है। और इससे पहले मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की विस्फोटक चिट्ठी ने संसद तक हंगामा खड़ा कर दिया। सत्ता पक्ष के साथ अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी एंटीलिया केस को जोरदार तरीके से उठाया और सीएम उद्धव ठाकरे से इस्तीफे की मांग की।
लिहाजा दोनों सदनों में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी और 100 करोड़ के वसूली कांड पर गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। क्वेश्चन नंबर 271 कोई चीज नहीं। इस दौरान अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे पर केस के मुख्य आरोपी सचिन वाजे की तरफदारी करने का आरोप लगाया। साथ ही गृह मंत्री देशमुख समेत पूरी सरकार से इस्तीफे की मांग की गई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। मुझे आपसे एक विनंती करना है कि गृह मंत्री का नाम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। मैं आपसे विनंती करती हूँ। वहीं बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने कहा कि महाराष्ट्र में 3 पहिए की सरकार चल रही है, जिसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा। इसी का नतीजा ये वसूली कांड है। 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वजह है गृह मंत्री से किसी तरह का डर है क्या कि गृह मंत्री कहीं ऐसा ना हो कि सारी बातें उजागर कर दे कि ये 100 करोड़ में से हिस्सा किस किस के पास जाता था। और इसीलिए ये विषय आज पूरे देश का है, ये छोटी बात नहीं है। किसी देश के किसी प्रांत के गृह मंत्री के ऊपर ये आरोप लगाए एक पुलिस अधिकारी, डीजीपी स्तर का पुलिस अधिकारी, कि 100 करोड़ का लक्ष्य दिया है। पूरी की पूरी सरकार मौन है। पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिले में 100 करोड़ रुपए तो पूरे महाराष्ट्र में कितने हजार करोड़ की वसूली थी। हंगामा बढ़ने के बाद शिवसेना के सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। हालांकि इससे पहले शिवसेना सांसद विनायक भाऊ राउत ने परमबीर सिंह पर कई हमले किए। रुबेरो कमिश्नर उन्होंने बताया ये परमबीर सिंह ये राज्य की अड्डा चलाने वाला एक आदमी है। और इस परमबीर सिंह के बारे में एक दाऊदेवी पुलिस स्टेशन के एसीपी डांगे अनूप डांगे, इन्होंने 2 फरवरी 2021 को वहां के होम सेक्रेटरी को लेटर लिखा है और उन्होंने कहा है परमबीर सिंह ये उस वक्त के भरत शाह जो और उनके जो नवनीत है, ये पब चलाने वाले लोग और जो परदेशी स्कैम में जो अटके हुए लोग, इनका ये दलाल है, ऐसा इंजाम इस एसीपी मिस्टर अनूप डांगे ने किया है। विनायक भाऊ राउत के अलावा कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया कि जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिरा दी गई, वैसे ही बीजेपी महाराष्ट्र में भी करना चाहती है। यही ऑफिसर है जो आज जिन्होंने ये काम किया, ये दोनों तरफ ऑफिसर रहते हैं, लेकिन वहां की सरकार के ऊपर सर अगर यहां से आप ऑफिसर भेजेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में ऐसा एक स्टेट है, ऐसी शानदार स्टेट है जो आप वो भी मध्य प्रदेश की तरह तोड़ना चाहते हैं। वहां पे सरकार आप ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाहर की एजेंसियां बिल्कुल वहां पे इंटरफियर करेंगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं सदन के बाहर भी बीजेपी के आरोपों से खिन्न शिवसेना ने कहा कि परमवीर के कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने इसे महाराष्ट्र में सरकारी मिलीभगत करार दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख ने तय किया है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप हुए या हो रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है और उनकी जांच होनी चाहिए। तो उसमें गलत क्या है? कोई भी उठेगा और आरोप करेगा किसी के ऊपर। आजकल तो बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है, वैसे आरोप इस देश के सभी राजनेताओं के ऊपर होते हैं और होते आ रहे हैं। आप देखिए केंद्र में कितने मंत्री उनके ऊपर आरोप होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं। अगर हर सबका इस्तीफा हम लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल होता। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो?
इस्तीफा लेना या किसी को मंत्री बनाना, ये पूरा अधिकार जो होता है ये मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री उस बारे में निर्णय लेगा। एक मंत्री महीने का 100 करोड़ रुपए वसूलने की योजना बनाता है, बताता है, तो ये जो है ये स्थिति महाराष्ट्र का इतना लो पॉलिटिक्स कभी नहीं हुआ है। और ये कहते हैं शरद पवार भी, शिवसेना भी और कांग्रेस भी कह रही है कि इस सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार को खतरा नहीं है ऐसा वो कह रहे, पर सरकार से महाराष्ट्र को खतरा है। और इस बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी। दरअसल अब परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए रिश्वत के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग कर दी। इस संबंध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करने के टारगेट वाली बात उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी बताई, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने अपने ट्रांसफर के आदेश को भी चुनौती दी है। उनका कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर अफसर रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए। परमवीर का दावा है कि गृहमंत्री देशमुख सचिन वाजे के साथ अपने बंगले पर लगातार बैठकें कर रहे थे। इसी बैठक के दौरान 100 करोड़ रुपए के कलेक्शन का टारगेट दिया गया। उन्होंने देशमुख के बंगले के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की भी मांग की है ताकि सच सामने आ सके। परमवीर ने आरोप लगाया है कि देशमुख ने अपने गलत कामों को छिपाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया। साथ ही परमवीर सिंह ने याचिका में अपने आरोपों से जुड़े कई सबूत भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। इस बीच परमवीर के करीबी का खुलासा है कि देशमुख ने जो आरोप लगाए हैं उससे परमवीर को ठेस पहुंची, लिहाजा बात आत्मसम्मान की थी। इसीलिए मुख्यमंत्री को देशमुख के खिलाफ उन्होंने लेटर लिखकर इन सारी बातों के बारे में बताया। इस बीच मनसुख की हत्या की एटीएस जांच में भी कई खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक काफी पड़ताल के बाद पता चला है कि 4 मार्च की रात 8 बजे के आसपास मनसुख को आखिरी व्हाट्सएप कॉल आया था। इसके बाद एटीएस ने उस शख्स की तलाश शुरू कर दी जिसने अपने आप को तावड़े बताकर मनसुख को मिलने के लिए बुलाया था। टीम को पता चला कि वो नंबर गुजरात के अहमदाबाद में रजिस्टर है। वहां पर एटीएस की टीम ने रेड की, यानी कि छापा मारा। उस छापे के दौरान एटीएस को नरेश गौर मिला और उसके साथ 15 वोडाफोन के सिम कार्ड भी बरामद किए गए, जिसमें से कुछ कार्ड उसने वाजे को और एक सिम कार्ड विनायक शिंदे को दिया था। विनायक उसी कार्ड का इस्तेमाल कर वाजे से लगातार बातचीत करता रहा था। उन्हीं कार्ड में से एक कार्ड का इस्तेमाल कर शिंदे ने मनसुख को व्हाट्सएप कॉल किया और खुद को तावड़े बताकर बातचीत की और फिर मिलने के लिए बुलाया। एटीएस को जांच में यह भी पता चला है कि जिस समय मनसुख को मारा गया, उसकी हत्या की गई, उस वक्त वहां पर शिंदे भी मौजूद था। लेकिन उस दिन यानी 4 मार्च को वाजे ने रात करीब 11:50 पर एक बार में रेड की और रात 2:20 पर इस रेड को खत्म किया। लेकिन उस बार में कस्टमर और स्टाफ के अलावा कोई भी नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि साउथ मुंबई के डोंगरी इलाके के बार में रेड सिर्फ एक दिखावा थी। सूत्रों के मुताबिक मनसुख को कार में क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मारा गया और फिर शव को कलवा की खाड़ी में फेंक दिया गया। एटीएस सूत्रों से यह भी पता चला है कि 4 मार्च को जिस दिन मनसुख अचानक से गायब हो गया था, उस दिन सचिन वाजे के सीडीआर के मुताबिक उसे किसी भी शख्स का फोन नहीं आया था, नहीं उन्होंने किसी को फोन किया था। उनके फोन में उस दिन सिर्फ 8 मैसेज आए थे जो कि मार्केटिंग से संबंधित थे। इससे यह साबित होता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया था, लेकिन वो उस समय बहुत लोगों के साथ व्हाट्सएप से संपर्क में था। और इस बीच एटीएस को मनसुख और उनके भाई विनोद हिरेन की एक रिकॉर्डिंग भी हाथ लगी है और इस रिकॉर्डिंग को बताया जा रहा है कि 27 फरवरी की रिकॉर्डिंग है, जिसमें मनसुख के भाई विनोद ने कहा, नींद हो गई क्या हुआ? तो मनसुख इसका जवाब देते हैं कि अब नहीं जाना पड़ेगा, सारा स्टेटमेंट हो गया है। इस पर विनोद कहते हैं कि वो गाड़ी सचिन वाजे भी चलाते थे, ये अपने स्टेटमेंट पे तुमने बता दिया ना। तो मनसुख इसके जवाब में कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं लिखवाया। फिर विनोद मनसुख के भाई ये पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं लिखवाया? तो इसका जवाब मनसुख देते हैं कि वाजे ने कहा था कि वो गाड़ी चलाते थे, ये किसी को मत बताना। इस पर विनोद कहते हैं कि तुमने गलत लिखवाया है, इस पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी? मनसुख जवाब देते हैं कि कुछ नहीं होगा साहब, यानी कि सचिन वाजे के पास ही ये मामला है। फिर विनोद कहते हैं कि एटीएस वाले भी जानकारी निकाल लेंगे। तो मनसुख जवाब देते हैं कि साहब, यानी कि वाजे के पास सारे पेपर्स हैं, साहब ही मेन है, कुछ नहीं होगा। बरजोरा में रैली करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। व्हील चेयर पर रैलियां कर रही ममता बनर्जी ने हुंकार भरते हुए कहा कि बंगाल का चुनाव राज्य के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा।
নির্বাচনটা মনে রাখবেন, এটা দিল্লির নির্বাচন নয়, এটা বাংলার নির্বাচন। আর বাংলার নির্বাচন মানে বাংলার অস্তিত্বের ঠিকানা রক্ষা করার লড়াই, বাংলার মায়ের আত্মসম্মানের লড়াই, বাংলার বোনের সম্মানের লড়াই, বাংলার ভাইদের ভবিষ্যতের লড়াই, বাংলার শিল্পের ভবিষ্যতের লড়াই, বাংলার কৃষকের ভবিষ্যতের লড়াই। রেল প্রাইভেট করবার নোটিশ দিয়ে দিয়েছে, ইসিএল বিসিএল কোল বন্ধ করার নোটিশ চলছে, সব ডিসইনভেস্টমেন্ট, অর্থাৎ কোল বিক্রি, রেল বিক্রি, ডিএসপি বিক্রি, বিএসএনএল বিক্রি, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি, ব্যাংক বন্ধ, এলআইসি ইন্স্যুরেন্স বিক্রি, সব বিক্রি করে দেবে। খাবেন কি? এমনকি মাটির তলে যে পাইপগুলো আছে, যে পাইপগুলো দিয়ে জল যায়, গ্যাস দেয়, সেগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে। খাবে কি? আপনাদের ছেলেমেয়েরা রেলে চাকরি করে না? করে। কোলে চাকরি করে না? করে। ডিএসপিতে চাকরি করে না? করে। ব্যাংকে আপনি টাকা রাখেন না? রাখেন। হঠাৎ করে নরেন্দ্র মোদী বলে দেবে बैंक बंद हो गया, रुपया चला गया। लेकिन ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने करारा जवाब दिया है। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अधिकारी परिवार ने 5,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। इस पर शुभेंदु ने कहा कि ममता पहले अपने भतीजे को देख लें। नाम बोले अधिकारी परिवार উনি আগে তোলাবাজ ভাইপোকে সামলান। কালকে আমাদের ইস্তাহার ব্যর্থতা বলছিলাম একদিন, এবার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ইস্তাহারের কথা, ইতিবাচক কথা, সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির তোষণের রাজনীতি। মমতা ব্যানার্জি কলমা ঠিক পড়েন আর হিন্দু মন্ত্র ভুল পড়েন, এগুলো বুঝছি। बंगाल के लिए अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने महिलाओं और गरीब तबके के लिए कई वादे किए। सोनार बांग्ला का संकल्प लिया है, लेकिन टीएमसी ने छूटते ही बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर हमला बोल दिया। बंगाली विरोधी है, इसी से ये जाहिर है। इसमें बहुत सारे संकल्प घोषणाएं की गई है। बीजेपी का घोषणा का क्या महत्व है? वो लोग तो घोषणा किए थे कि 15 लाख रुपया हर आदमी को दिया जाएगा, 2 करोड़ नौकरी हर साल दिया जाएगा। कुछ ही तो पूरा नहीं हुआ। बीजेपी का संकल्प विश्वास करने वाला नहीं है। लेकिन चुनावी माहौल में सियासी वार पलटवार के साथ हिंसा का दौर भी जारी है। कूच बिहार में बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी गई, जिसकी वजह से पार्टी दफ्तर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, पोस्टर बैनर जल गए। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता रात के अंधेरे में दफ्तर में घुसे और आग लगा दी। इस घटना के बाद से इलाके में बेहद तनाव है। हालांकि टीएमसी ने इस मामले से खुद को अलग बताया, लेकिन बीजेपी लगातार टीएमसी पर इस घटना को लेकर हमलावर। लेकिन हिंसा का आरोप बीजेपी पर भी है। झारग्राम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया है और सड़क जाम कर दी। आरोप है कि दुर्गा सोरेन नाम के टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। टीएमसी ने हत्या का आरोप बीजेपी कार्यकर्ता पर लगाया। अस्पताल में दुर्गा सोरेन की मौत के बाद टीएमसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया।